आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। युद्ध विश्व युद्ध में कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ईरान इजराइल जंग को 10 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान के कई शहर ईरानी लहू से लाल हो चुके हैं, तो अमेरिका और इजराइल भी जख्मी है। लेकिन सवाल यह कि क्या यह युद्ध लंबा चलेगा, और अगर लंबा चला तो दुनिया क्या मंदी के चंगुल में आ जाएगी, महंगाई की शिकार होगी। भारत में इसका असर नजर आने लगा है, लेकिन ये उतना नहीं जितना दुनिया के बाकी देशों में। फिर भी कब तक भारत पर असर पड़ेगा और कितना पड़ेगा, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे क्या ईरान में खलीफा की वापसी हो चुकी है, खमेनेई क्या वापस आ चुके हैं। ईरान का नया खमेनेई कौन है मुस्तफा खमेनेई, जिनकी ताजपोशी से रशिया बड़ा खुश है और अमेरिका गुस्से से लाल। सवाल यह भी है कि जिन हूती, हिजबुल्लाह और हमास को ईरान ने ही पाला, वो ईरान के पाले में लड़ते नजर क्यों नहीं आ रहे, और चीन ईरान के समर्थन में खुलकर क्यों नहीं जंग का हिस्सा बन रहा। आज आपको हर सवाल का जवाब देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कौन है ईरान का नया खलीफा मुस्तफा। इस जंग में अब तक हजारों की जान जा चुकी है, कई शहर रक्त से लाल हैं। इन सब के बीच में जिस खमेनेई को मारने की कसम के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, क्या खमेनेई अभी भी जिंदा है, और क्यों अमेरिका एक और खमेनेई को देख बौखला रहा है। जिस खमेनेई का हम जिक्र कर रहे हैं वो है जूनियर खमेनेई, नाम है मुस्तफा खमेनेई। जरा उनके बारे में थोड़ा समझिए, कौन अब जिम्मेदारी को संभाल रहा है। मुस्तफा खमेनेई अयतुल्लाह खमेनेई का दूसरा बेटा है। 17 साल की उम्र में पहली जंग लड़ चुका है। 30 की उम्र में मदरसा पढ़ने गया और 56 साल की उम्र में ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर, सुप्रीम लीडर के तौर पर शपथ ली है। एक ऐसी शपथ जिसके बाद मिसाइल अटैक और ज्यादा तेज कर दिए गए, और इसके पीछे क्या पूरे तरीके से रशिया आकर खड़ा हो चुका है। रूस ने मुस्तफा खमेनेई के सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद क्या कहा यह बताएं, उससे पहले ईरान से नए सुप्रीम लीडर की कहानी को जरा समझ लीजिए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई के 6 बच्चों में से मुस्तफा खमेनेई दूसरे नंबर के बेटे हैं। मुस्तफा का जन्म 8 सितंबर 1969 को ईरान के मशहद में हुआ। यह शिया मुसलमानों का एक बड़ा धार्मिक केंद्र है। तब ईरान में राजशाही थी। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई और राजशाही को हटाया गया, तब मुस्तफा सिर्फ 10 साल के थे। उन्होंने बेहद करीब से क्रांति को देखा है। मुस्तफा ने 1987 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी कि IRGC ज्वाइन की। मैं 17 साल की उम्र में मुस्तफा ईरान और इराक युद्ध में लड़ने पहुंच गए। 1999 में मुस्तफा इस्लामिक धर्मगुरु बनने कौम चले गए, और उसके बाद अब 56 साल की उम्र में वो सुप्रीम लीडर और अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कसम खा चुके। इन सब के बीच में बाकायदा क्रेमलिन ने, पुतिन ने सुप्रीम लीडर को बधाई दी, और बधाई देते हुए क्या कुछ कहा जरा ये भी देखिए, क्योंकि इसके मायने हैं। विश्वास है कि मुस्तफा अपने पिता के काम को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे और कठिन परिस्थितियों में ईरानी जनता को एकजुट रखेंगे। रूस ईरान के साथ अपने संबंधों को जारी रखेगा। रूस ईरान के साथ खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस। अब इसमें पहली लाइन को जरा पढ़िए, क्या लिखा गया है। विश्वास है कि मुस्तफा अपने पिता के काम को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे। पिता यानी कि अयतुल्लाह खमेनेई, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि एक परमाणु बम ईरान के पास हो। ईरान सर्वोच्च शक्ति के तौर पर खाड़ी देशों के बीच में, गल्फ कंट्री के बीच में खुद को स्थापित करे, और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। तो क्या पुतिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो सपना अधूरा अयतुल्लाह खमेनेई का रह गया था उसको पूरा किया जाए? बेटे के तौर पर मुस्तफा खमेनेई उस सपने को पूरा करे, और ईरान के साथ रूस खड़ा हुआ है। क्या वाकई में एक जंग जो शुरू हुई, जिस वजह से
वो वजह अब और मजबूत है, क्योंकि याद कीजिए इससे पहले ट्रंप के उस बयान को जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा यह अमेरिका तय करेगा, और अमेरिका तय नहीं करेगा तो कम से कम अमेरिका की राय ली जाए। लेकिन यहां मुज्तबा खमेनॉई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि जहां से शुरू हुए वहीं पर वापस पहुंच गए, और इसीलिए मुज्तबा को पहले ही दिन निशाने पर दिया गया, बिल्कुल वैसे जैसे जंग को शुरू करने के साथ अयातुल्ला खमेनॉई पर अटैक किया गया और वो इस जंग में पहले ही दिन मारे गए। क्या मुज्तबा को भी पहले ही दिन मारने की साजिश थी? क्योंकि अमेरिका जिस नीति पर काम कर रही है उसमें वो मानती है कि पूरा देश शरीर और उसके सुप्रीम लीडर दिमाग है। अगर सुप्रीम लीडर को ही मार दिया जाएगा तो पूरा शरीर यानी कि देश पैरालाइज हो जाएगा और उसे अमेरिका अपने अंदाज में चलाएगा। अमेरिका और इजराइल दोनों ही मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर बने जाने के खिलाफ थे, चुने जाने के खिलाफ थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि अमेरिका की मंजूरी के बिना अगर ईरान सुप्रीम लीडर चुनता है तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, यानी कि जिंदा नहीं रह पाएगा। ट्रंप ने कहा था खमेनॉई का बेटा मुझे स्वीकार नहीं है, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में शांति लेकर आए। खमेनॉई का बेटा इस काबिल नहीं है। इजराइल ने भी नए सुप्रीम लीडर और उन्हें चुनने वालों को टारगेट करने की धमकी दी थी। इजराइल की सेना की तरफ से एक वीडियो भी मीडिया में पोस्ट किया गया था, जो कोई वायरस चुनने की प्रक्रिया में शामिल है हम उन्हें टारगेट करने से नहीं चूकेंगे। मुज्तबा खमेनॉई के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने की घोषणा के बाद से इजराइल ने तेहरान और कोम शहर में बमबारी शुरू कर दी थी। इजरायली न्यूज़पेपर द टाइम ऑफ इजराइल ने दावा किया अमेरिका इजराइल के हमलों में मुज्तबा पहले ही घायल हो चुके हैं। ईरान के स्टेट टीवी में मुज्तबा को जाबाज कहा गया, यानी वो जंग में घायल हुए हैं। अयातुल्ला खमेनॉई दुनिया से पहले ही दिन चले गए जब यह जंग शुरू हुई। मुज्तबा खमेनॉई को पहले ही दिन टारगेट किया गया जब यह जंग उनके सुप्रीम लीडर के तौर पर चल रही थी। क्या वाकई में मुज्तबा खमेनॉई को निशाना बनाते हुए उन्हें भी मार दिया जाएगा? और क्या यही अमेरिका की रणनीति है, यही इजराइल की रणनीति है? बहरहाल मुज्तबा मरेगा या नहीं, लेकिन इस जंग में किस देश में कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने इस वक्त घायल हो चुके हैं, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए। क्योंकि अगर बात ईरान की ही कर ली जाए तो ईरान में 1332 जानें अब तक जा चुकी हैं, हजारों घायल हैं। अमेरिका में 8 मौतें, 200 से ज्यादा घायल। इजराइल में 13 मौतें, 2000 से ज्यादा घायल। लेबनान में 394 मौतें, 1000 से ज्यादा घायल। कुवैत के अंदर 6 मौत, दर्जनों घायल। बहरीन के अंदर 1 मौत, 400 प्लस घायल। कतर के अंदर जान किसी की नहीं गई लेकिन 16 घायल हुए हैं। वहीं यूएई के अंदर 4 की जान गई, 12 घायल हुए हैं। ओमान के अंदर 1 की जान गई और 5 घायल हुए, जबकि सऊदी अरब में 2 मौत और 12 घायल हुए। ये आंकड़े आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन आप सोचिए इस जंग की आग में कितने देश जल रहे हैं और कितने देशों तक ये जंग पहुंच चुकी है। लेकिन अक्सर ये सवाल होता है कि क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदलेगा? जब भी ये सवाल सामने आता है तो सवाल का जवाब होता है जब तक रूस और चाइना इनमें से कोई एक देश इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, यह विश्व युद्ध नहीं होगा। तो सवाल यह कि जो चाइना खुलकर ईरान के साथ ट्रेड डील करता है, जिस ईरान का 80% क्रूड ऑयल चाइना खरीदता है, वो चाइना अपने दुश्मन अमेरिका के अगेंस्ट इस पूरी जंग में अब तक चुप्पी साधे क्यों बैठा है? इसको समझने के लिए आपको 5 बड़ी वजहों को समझना पड़ेगा कि आखिर चाइना चुप क्यों है। जरा इसके पीछे के कारण समझिए। सबसे पहले जो समझ में आता है वो है चीन के पास बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, यानी कि चाइना को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है ये कितना बड़ा ऑयल रिजर्व है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन देशों को जहां ऑयल शॉर्टेज है। चाइना शायद इस स्थिति को जानता था, इसीलिए उसने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का एक बड़ा भंडार अपने पास रखा है। दूसरा, सस्ते तेल खरीदने में चाइना सबसे आगे है और इसलिए उसका स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व काफी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में भी वो डील कर चुका है। आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति उसकी बेहद मजबूत। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है ट्रंप का चाइना दौरा। क्या वाकई में इस दौरे की वजह से चाइना इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहा?
क्योंकि ट्रंप चाइना आने वाले हैं। मुमकिन है कि चाइना को लग रहा है कि शायद वो डील करे, अमेरिका के साथ डील करे और डील के जरिए जो टैरिफ उस पर इंपोज किया गया उसे खत्म करे। तो क्या वाकई में बड़े देश छोटे देशों के साथ होने का सिर्फ दम भरते हैं और जब वो जंग की आग में जल रहे होते हैं तो फिर वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं? शुरुआत करते हैं। चीन के पास एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। चीन के पास कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। पिछले कई सालों से चीन लगातार स्टोरेज बढ़ा रहा है। अनुमान है कि चीन के पास कई महीनों की जरूरत के बराबर कच्चा तेल स्टॉक में मौजूद है। इसीलिए अचानक कीमत बढ़ने पर भी घबरा नहीं रहा। चीन के पास लगभग 900 मिलियन बैरल यानी कि 90 करोड़ बैरल का रणनीतिक तेल भंडार माना जाता है और यह भंडार लगभग 90 से 120 दिन की आयात जरूरत को पूरा कर सकता है। चीन की कुल खपत लगभग 15 से 16 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास मानी जाती है। चीन खुद करीब 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल निकालता है, यानी उसके पास करीब 4 महीने का तेल है, जबकि भारत के पास 45 से 50 दिन का तेल रिजर्व मौजूद है। वहीं सस्ते तेल खरीदने में भी चाइना आ गया है। चीन रूस और ईरान से अब तक भी सस्ता तेल खरीद रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल का आयात जारी है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने से भी चीन पर कम असर पड़ने वाला है। तीसरा है मिडिल ईस्ट से भी डील। चीन के कई तेल उत्पादक देशों के साथ लंबे समय के समझौते हुए, जैसे सऊदी और यूएई के साथ। इन समझौतों में कीमतें अक्सर सपोर्ट मार्केट से कम उतार चढ़ाव वाली होती हैं। बहुत ज्यादा तेल की कीमतें बढ़ने पर चीन आयात घटाकर स्टॉक इस्तेमाल कर सकता है। आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति। दरअसल चीन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संकटों में सार्वजनिक बयान देने से बचता है। वो पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत और आर्थिक रणनीति पर ज्यादा काम करता है ताकि बाजार में घबराहट न फैले और सप्लाई सुरक्षित रहे। तेल पर निर्भरता कम करने के लिए चीन ने कोयला, गैस, परमाणु और ग्रीन एनर्जी में भी बड़ा निवेश किया है। इसीलिए तेल की कीमत बढ़ने का असर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर सीमित ही रहता है। लेकिन ये सारे कारण एक तरफ है, ट्रंप का चाइना का दौरा ये एक तरफ है। अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा भी तय हुआ है। ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चीन की यात्रा पर रहने वाले हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में होगी। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली चीन यात्रा होगी। इस दौर से पहले चीन किसी तरह का विवाद नहीं चाहता। वैसे ही अमेरिका और चीन के बीच पिछले साल से टैरिफ और व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है। दोनों देश इसे कम करने पर बात कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन रूस और ईरान से कम तेल खरीदे। दोनों देशों के बीच चिप टेक्नोलॉजी, निवेश, प्रतिबंध, सप्लाई चेन पर भी चर्चा होगी। खबर तो यहां तक कि इस मुलाकात के दौरान चीन लगभग 500 विमान खरीदने का बड़ा सौदा भी अमेरिका के साथ कर सकता है। यानी ईरान में जो घट रहा है उसको अमेरिका भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और चाइना भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। कमाल की बात और देखिए, ईरान युद्ध से क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बढ़े हैं। वो कितने बढ़ चुके हैं जरा इसको देखिए और फिर उसके पीछे की एक बड़ी गणित आपको समझाएंगे कि क्या वाकई में जो आपको दाम बढ़े हुए लग रहे हैं वो दाम क्या वाकई में बढ़े हुए हैं या ये दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। इसके पीछे की कहानी भी जरा बताएंगे। लेकिन देखिए, महज 6 दिन के अंदर 3 मार्च को जो पेट्रोल के क्रूड ऑयल के दाम थे वो थे $77.81 प्रति बैरल। 9 मार्च को जो दाम है $110 प्रति बैरल। हालांकि कारोबार के दौरान ये $95 से $96 प्रति बैरल तक भी पहुंच गया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए जरा, मैं 6 दिन के अंदर लगभग 30% के आसपास का इजाफा क्रूड ऑयल के दाम में हो चुका है और इसीलिए तेल बाजार में पूरे तरीके से उथल पुथल नजर आई। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर क्रूड ऑयल पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 3.5 साल बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंची है। प्रोडक्शन और शिपिंग प्रभावित होने से आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सिर्फ ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में ही तेजी नहीं आई। अमेरिकी WTI क्रूड भी $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है।
9 मार्च को इसकी कीमत में करीब 23% की तेजी दर्ज की गई। लेकिन क्या वाकई में जो अब तक घटा है वो विश्व शांति के लिए एक छोटी कीमत? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप सोचिए, 12 महीने में 7 देशों पर अटैक करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो विश्व शांति के लिए एक छोटी सी कीमत है। बयान को जरा देखिए। तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी विश्व शांति के लिए चुकाई जाने वाली बहुत छोटी कीमत है। ईरान के परमाणु खतरे के खत्म होने के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके देश की पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रो डॉलर पर आधारित है। क्या वाकई में अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग खत्म हो? या अमेरिका ये चाहता है कि जो कमजोर देश हैं उनका जो रिजर्व ऑयल है वो पूरे तरीके से अमेरिका के हाथों की कठपुतली बने और वो अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड ना करे बल्कि डॉलर के अंदर ही ट्रेड करे? और इसीलिए डॉलर में एक भारी इजाफा बीते एक सप्ताह के अंदर देखने को मिला है। लेकिन कमाल की बात देखिए, क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल वो ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि कई शहरों पर अटैक किए गए, 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, खमेनेई को मारा जा चुका है, टॉप लीडरशिप को हटाया जा चुका है। बावजूद इसके जो ईरान का आर्थिक तौर पर धड़कता हुआ दिल है जिसे खार्ग कहते हैं, उससे फिर अमेरिका और इजराइल दोनों ने दूरी क्यों बनाई है? अब सोचिए जरा, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एक सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान को कमजोर ही करना चाहते हैं तो अब तक उन्होंने ईरान के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र खार्ग आइलैंड को निशाना क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब वैश्विक कूटनीति और तेल बाजार की स्थिरता से छिपा हुआ है। खार्ग पर हमले होते ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें अचानक से $150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है और इससे पूरी दुनिया पर महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ेगी। इसको दूसरे नजरिए से समझिए, अगर खार्ग पर अटैक किया गया तो मान लीजिए कि विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सारे देशों की महंगाई दर इतनी ज्यादा होगी, वहां कंट्रोल करना मुश्किल होगा और मजबूरी में सबको इस वॉर के अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तेल सप्लाई की लाइफलाइन है खार्ग। खार्ग आइलैंड ईरान की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। ईरान के तट से महज 25 किलोमीटर दूर उत्तर में फारस की खाड़ी के अंदर यह एक छोटा सा कोरल द्वीप है। 1960 के दशक में अमेरिकी तेल कंपनी अमोको द्वारा विकसित यह केंद्र आज ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात टर्मिनल है। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहां रोजाना 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। रणनीतिक स्थिति इसी तेल सुपर टैंकर्स के लिए सबसे सुलभ स्थान बनाती है। और अभी तक खार्ग आइलैंड पूरी तरह से सामान्य रूप से काम कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां कि क्या चल रहा है, ईरान के अंदर क्या चल रहा है, और खार्ग को उससे कोई लेना देना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बावजूद यहां तेल लोडिंग जारी है, लेकिन युद्ध अगर और बढ़ा तो अमेरिका इजराइल को इस द्वीप पर भी हमला करना पड़ सकता है। फिलहाल दोनों देश इसे रेड लाइन मान रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा गया कि इस आइलैंड पर 2 बड़े तेल टैंकर, जिन्हें हम VLCC कहते हैं, जेटी के दोनों तरफ खड़े हैं और इनमें से हर टैंकर लगभग 20 लाख बैरल तेल ले जाने की क्षमता रखता है। यानी सिर्फ 2 जहाजों में करीब 40 लाख बैरल तेल भरा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि द्वीप के दक्षिण और पूर्व के अंदर 5 और VLCC टैंकर, इसके अलावा और टैंकर्स जिनकी क्षमता इससे थोड़ी कम है, वो वहां मौजूद है। मतलब साफ है कि जंग के दौरान भी ईरान बड़ी मात्रा में तेल लोड कर रहा है और वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जा रहा है। तो क्या वाकई में ईरान को लेकर एक सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं? और क्या अमेरिका और ईरान सिर्फ इतना चाहते हैं कि ईरान अपने अंदाज में वहां परमाणु वेपन्स को क्रिएट करे और अमेरिका अपने अंदाज में ईरान को रूल करे? इन सब के बीच में मुस्तफा खमेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद क्या ईरान के ऊपर अमेरिकी अटैक और ज्यादा बढ़ जाएगा?
ये वो सवाल जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन ईरान अपने एक नए खैमेनोई को चुन चुका है और नए खलीफा के साथ क्या वो शांति की राह पर जाएगा या फिर खैमेनोई अपने पिता की राह पर चलते हुए ईरान के जो अधिकार हैं उनको लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ये जंग तय करेगी कि ईरान क्या वाकई में अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनेगा या ईरान इस जंग में बिल्कुल वैसे फंस जाएगा जैसे रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन फंस चुका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।